Assalamu alaikum everyone. This is me, Ummehani Sheikh. In this video, I'm going to discuss about a brief history of DSM. First of all, DSM है क्या? DSM stands for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. DSM पब्लिश हुआ था APA की जानिब से. अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन ने इसे पब्लिश किया था. अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी DSM की? क्योंकि 19th सेंचुरी का जब टाइम पीरियड था, उस दौरान जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, उस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो गए. ठीक है. और उस वक्त यूरोप ने मेंटल डिसऑर्डर्स को मतलब डायग्नोस करने के लिए एक नया सिस्टम जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था. दैट वाज अ लैबलिंग सिस्टम. और उन्होंने जो है मेंटल डिसऑर्डर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था. एक न्यूरोसिस और सेकंड साइकोसिस. अब इन लोगों का कहना ये था कि वो लोग जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार तो थे, लेकिन रियलिटी के साथ अटैच थे. उनमें इंसाइट थी, अवेयरनेस थी. ठीक है. तो उन्हें न्यूरोसिस कैटेगरी में रखा गया, यानी उन्हें न्यूरोटिक पेशेंट्स कहा गया. और वो लोग जिनके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो कम्प्लीटली रियलिटी से डिटैच थे. उनकी थॉट्स, उनका बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज किस्म का होता है और उनमें किसी किस्म की इंसाइट नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती. तो उन्हें साइकोसिस कैटेगरी में रखा गया था, यानी उन्हें साइकोटिक पेशेंट कहा गया. तो तब उस वक्त 19th सेंचुरी में ये एक तरीकाकार था मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने का, लोगों को जो है कैटेगराइज करने का. ठीक है. फिर उसके बाद 1855 में एमिल क्रिपलिंग एक जर्मन साइकाइट्रिस्ट थे. इन्होंने भी मेंटल डिसऑर्डर्स को जो है कैटेगराइज किया, एक सिस्टम बनाया और 2 कैटेगरी में मेंटल डिसऑर्डर्स को जो है रखा. एक वो डिसऑर्डर्स जिन्हें एक्सोजीनस कहा जाता है और एक वो डिसऑर्डर्स जिन्हें एंडोजीनस डिसऑर्डर्स कहा जाता है. अब एक्सोजीनस डिसऑर्डर्स कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू एमिल क्रिपलिन ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं, ये वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है जिनमें इंसान तब मुब्तला होता है कि जब उसके ऊपर कोई ना कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से वो उस पर कॉप अप नहीं कर पाता, उसको अच्छे से डील नहीं कर पाता. कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर इंसान साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाए, तो फिर उसे एमिल क्रिपलिन ने जो है एक्सोजीनस डिसऑर्डर का नाम दिया है. और वो जो कि इंसान के अंदरूनी फैक्टर्स की वजह से, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से वो अगर किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाए, यानी कि अगर उसके ब्रेन के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए स्ट्रक्चरल लेवल पे, या उसके केमिकल्स जो है सिक्रीशन वो इम्बैलेंस हो जाए, या कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम इम्बैलेंस हो जाए उसका, या फिर कोई ऐसा मेडिकल इशू हो जाए, तो इन फैक्टर्स की वजह से अगर इंडिविजुअल को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर वो एंडोजीनस डिसऑर्डर्स कहा जाता है. अब ये जो उस वक्त एक सबने अपने अपने सिस्टम बनाए थे मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के, तो ये बड़े इनकम्प्लीट तरीक़ेकार थे. ठीक है. इनएडिक्वेट वे ऑफ डायग्नोसिस था. ठीक है. इनसे इंसानों को ठीक से हम लोग जो है डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे. फिर उसके बाद जो है अब जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो उसके बाद ये वो टाइम पीरियड था जब APA की जानिब से DSM पब्लिश हुआ. 1952 में DSM का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ और फिर इसके बाद इसमें चेंजेस आते आते तकरीबन इसके 5 एडिशन जो है पब्लिश हो चुके हैं अब तक. तो जो DSM-5 है वो अब तक का सबसे मोस्ट रीसेंट और लेटेस्ट वर्जन है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस पर्पस. अब पॉइंट इज़ दैट कि DSM की ज़रूरत क्यों पड़ी. DSM एक ऐसी बुक जिसे बहुत सारे फॉरेन साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने मिल के लिखा, और इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च के बाद उन्होंने बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया कि क्या उनके सिम्टम्स है, क्या क्राइटेरिया है, क्या उनमें जो है दूसरे डिसऑर्डर से किस तरह वो मुख्तलिफ है. हर एक चीज़ उन्होंने मेंशन की और फिर इस बुक में लिखी. राइट.
मतलब हर तरह की डीएसएम में गाइडलाइंस मौजूद है कि किसी भी मेंटल डिसऑर्डर्स को किस तरह डायग्नोस करना चाहिए और क्या क्या उसमें सिम्टम्स मौजूद होने चाहिए। यानी किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, डायग्नोसिस को अप्रोप्रिएट बनाने के लिए डीएसएम बहुत ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो भी सिस्टम आए थे मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के, वो बड़े इनएडिक्वेट थे। अब डीएसएम जो है, मैंने कहा और बार बार मैं यही रिपीट कर रही हूँ कि डीएसएम यूज़ होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो ये मेंटल डिसऑर्डर कहते किसको हैं? डीएसएम के मुताबिक मेंटल डिसऑर्डर होता क्या है वो देख लेते हैं। और अब डीएसएम 5 में, डीएसएम 5 का जो मैनुअल है, आप उसमें देख सकते हैं जितने भी डिसऑर्डर्स उसके अंदर मेंशन है, सबका सिम्टोमेटिक या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया गिवन है। यानी अगर स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर है तो उसका सिम्टोमेटिक क्राइटेरिया गिवन है कि अगर किसी में ये सिम्टम्स होंगे तब हम उसे स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। सोशल फोबिया डिसऑर्डर है तो उसके सिम्टोमेटिक क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, तो सब डिसऑर्डर्स के जो है स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसके अलावा हर डिसऑर्डर के अंदर स्पेसिफायर्स गिवन है। इस मैनुअल में हर डिसऑर्डर का ऑनसेट डेवलपमेंट ये बताया हुआ है कि किस एज में किस डिसऑर्डर का ऑनसेट हो रहा है। ठीक है, और कितने टाइम पीरियड तक वो डिसऑर्डर, उस डिसऑर्डर के सिम्टम्स जो है रहेंगे। जैसे कि अगर 4 वीक्स तक जो है डिप्रेशन के सिम्टम्स है तो फिर हम उसे डिप्रेशन डायग्नोस करेंगे, और अगर 6 मंथ्स तक स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स रहते हैं तो तब जाके हम उसे स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस करेंगे। और किस डिसऑर्डर का ऑनसेट किस एज में हो रहा है, ये भी चीज़ें इसमें गिवन है। इसके अलावा जो है सबके एसोसिएटेड फीचर्स गिवन है। ठीक है, यानी सिम्टम्स तो हैं सबके स्पेसिफिक, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इंसान जो है डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर की कंडीशन में इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स शो करता है, तो वो चीज़ें भी इसमें गिवन है। रिस्क फैक्टर्स गिवन है कि कौन सा मेंटल डिसऑर्डर का कॉज क्या हो सकता है। सबके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है कि यानी पॉसिबल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं किसी भी डिसऑर्डर्स के। और सबसे अहम के डिफरेंशियल डायग्नोसिस दिया हुआ है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी कि एक डिसऑर्डर दूसरे डिसऑर्डर से किस तरह मुख्तलिफ है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिसऑर्डर्स में सिम्टम्स जो है ओवरलैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। तो उनके स्पेसिफिक सिम्टम्स की बेसिस पे हम उन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि अपनी डायग्नोसिस को अप्रोप्रिएट बना सकें। तो ये चीज़ें भी डीएसएम मैनुअल में गिवन है। डीएसएम के मैनुअल में 2 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स गिवन है। एक है अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर और एक है स्पेसिफाइड डिसऑर्डर। अब ये अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। जब तक थेरेपिस्ट के पास क्लाइंट के डिसऑर्डर के बारे में पूरी कंप्लीट पिक्चर नहीं होती और उसको ये अनसर्टेनिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता कि पेशेंट के साथ कौन सा मसला है, क्या डिसऑर्डर है, तो उस वक्त थेरेपिस्ट क्या करता है, अपने पेशेंट को अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखता है। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि अगरचे थेरेपिस्ट के पास एक पेशेंट आता है और वो उस वक्त डिप्रेशन के सिम्टम्स शो कर रहा है, लेकिन वो डिप्रेशन डिसऑर्डर के सिम्टम्स सारे फुलफिल नहीं कर रहा, उस क्राइटेरिया भी पूरा नहीं उतर रहा, कुछ सिम्टम्स शो कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसे में जो है थेरेपिस्ट कंफ्यूज होता है, अनसर्टेनिटी का शिकार होता है, वो डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता। तो इस वक्त जो है थेरेपिस्ट क्या करता है, जो पेशेंट होता है उसको किस कैटेगरी में रखता है, अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखता है, राइट क्योंकि अभी उसके पास पेशेंट की कंप्लीट पिक्चर नहीं है। अब है स्पेसिफाइड डिसऑर्डर, यानी जब थेरेपिस्ट के पास पेशेंट की कंप्लीट पिक्चर आ जाए, वो उसे थेरेपिस्ट को ये अंदाज़ा हो जाए कि पेशेंट के साथ मसला क्या है, उसे कौन सा डिसऑर्डर है, उसे तमाम तर सिम्टम्स के बारे में अगर पता चल जाए तो फिर थेरेपिस्ट को आसानी हो जाती है उसके डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करना। और फिर वो क्योंकि अगर वो किसी स्पेसिफिक डिसऑर्डर के क्राइटेरिया को मैच कर जाता है तो फिर वो उसे उस कैटेगरी में डाल देता है कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, ये डिसऑर्डर है, क्योंकि ये उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। ये कब मुमकिन है, जब थेरेपिस्ट के पास क्लाइंट की या पेशेंट की जो है कंप्लीट पिक्चर आए,
सिम्टम्स के बारे में उसको कम्प्लीटली पता हो और थेरेपिस्ट अनसर्टेनिटी का शिकार ना हो. So that's all about the brief history of DSM.